प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को भी प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल निलंबित, ईडी रिमांड पर लेकर कर रही पूछताछ। सीए सुमन सिंह के रिमांड की अवधि 4 दिन और बढ़ाई गई। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को। राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा होने से रिक्त हो रहे 2 सीट। और जैक की परीक्षा में 11वीं कक्षा के गणित का प्रश्न पत्र लीक करने वाले युवक को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। बोकारो जिले का रहने वाला है युवक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी के तनाव से निपटना, नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना तथा सुदृढ़ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। नमस्कार। The COVID pandemic continues to disrupt lives, supply chains, and test the resilience of open societies. In India, we adopted a people-centric strategy against the pandemic. We have made the highest ever allocation to our annual healthcare budget. Our vaccination program is the largest in the world. We have fully vaccinated almost 90% of the adult population and more than 50 million children. India manufactures 4 WHO approved vaccines and has the capacity to produce 5 billion doses this year. We supplied over 200 million doses to 98 countries bilaterally and through COVAX. India has developed low-cost COVID mitigation technologies for testing, treating, and data management. We have offered these capabilities to other countries. India's Genomics Consortium has contributed significantly to the global database on the virus. I am happy to share that we will extend this network to countries in our neighborhood. In India, we extensively use our traditional medicines to supplement our fight against COVID and to boost immunity, saving countless lives. Last month, we laid the foundation of WHO Center for Traditional Medicine in India with an aim to make this age-old knowledge available to the world. Excellencies,
It is clear that a coordinated global response is required to combat future health emergencies. We must build a resilient global supply chain and enable equitable access to vaccines and medicines. WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब आधी आबादी शौचालय, टीकाकरण, बिजली और बैंक अकाउंट की सुविधा से वंचित थी। हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं को 100% सैचुरेशन के करीब ला पाए हैं। 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,827 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 3,230 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 19,067 तक पहुंच गई है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची जिले में कोविड के 2 संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 14 रह गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,90,67,96,788 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 14,85,000 से अधिक कोविड रोधी डोज लगाए गए। राज्य सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया है। ईडी की टीम 5 दिनों के रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। रिमांड की अवधि के दौरान उन्हें प्रतिदिन अपने अधिवक्ता और किसी एक परिजन से मिलने की छूट दी गई है। फिलहाल उन्हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया है। खान सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की रिमांड की अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आज उन्हें रांची व्यवहार न्यायालय स्थित ईडी के विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी की ओर से रिमांड की अवधि 9 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एमपी सिंह ने बताया कि अदालत की ओर से ईडी को पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी दी गई है। मेरा मोबाइल हो गया ना, अकाउंट दोबारा से फिर नहीं आता। 9 दिन का ईडी कस्टडी मांगा गया, जिसे दोनों पक्षों के सुनने के बाद ये
लंदन कोर्ट ने इसे 4 दिन के लिए फिर ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना होगा। 4 दिन के लिए दिया गया और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना है। उसी दिन मिसेज पूजा सिंघल का भी प्रोडक्शन का डेट फिक्स है, दोनों को उसी दिन प्रोड्यूस किया जाएगा। इनका तबीयत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर अपने परिजनों के नाम से सैकड़ों एकड़ भूमि खरीदने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर अपने परिजनों के नाम से राज्य में सैकड़ों एकड़ भूमि की खरीद की है। श्री दास ने कहा है कि इन तथ्यों से मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को भी बल मिलता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें मामले से अवगत कराएगा। थाने का निवासी बताते हुए भारी मात्रा में सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि का क्रय किए जाने की सूचना मिल रही है, जिसकी भी विस्तृत जांच कराए जाने की आवश्यकता है। श्री दास ने कहा कि आज जो राज्य में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, उनको प्रकाश में लाने का प्रयास पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने ही शुरू की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचना चाहती है, तो इसे सीबीआई के सुपुर्द कर देना चाहिए। और जांच इसलिए भी आवश्यक है, इस प्रकार के खरीद बिक्री के जरिए भ्रष्टाचार की कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। रघुवर दास ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहें तो जनता के बीच खुले मंच पर इस बात पर बहस कर लें कि किस सरकार ने राज्य के आदिवासियों का सर्वाधिक भला किया है। और एक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तब तक उनको हमें लगता है उस कमेटी को साक्ष्य नहीं दिया। इसके अलावा भी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पत्रकारों के कई अन्य सवालों के जवाब दिए। श्री दास ने प्रेस वार्ता के दौरान मौजूदा राज्य सरकार को कई मामलों में घेरने का प्रयास किया। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर पलटवार करते हुए कहा है कि रांची के खेलगांव में आयोजित मोमेंटम झारखंड की जिम्मेवारी पूजा सिंघल को दी गई थी और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ही थे। पूजा सिंघल श्री दास के मुख्यमंत्रित्व काल में कई महत्वपूर्ण भूमिका में थी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों के राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव की घोषणा कर दी है। आगामी 24 मई को अधिसूचना जारी होने के साथ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई है, जबकि 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 57 सीटों में झारखंड की 2 सीटें शामिल हैं। ये दोनों सीट राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा होने से रिक्त हो रहा है। 3, तमिलनाडु की 6, कर्नाटका की 4, उड़ीसा की 3, महाराष्ट्र की 6, पंजाब की 2, राजस्थान की 4, उत्तर प्रदेश की 11, उत्तराखंड की 1, बिहार की 5 और झारखंड की 2, साथ ही साथ हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर चुनावों का नोटिफिकेशन 14 मई को जारी किया जाएगा और मतदान और मतगणना 10 जून को कराई जाएगी। राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वे 15 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की अनुशंसा की है। चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ आयुक्त राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्त किया है। वे 15 मई को सीईसी का पद संभालेंगे। गौरतलब है कि मौजूदा सीईसी सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है। राज्य में 14 मई को होने वाले पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई है। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 146 जिला परिषद सदस्य, 1405 पंचायत समिति सदस्य, 1127 मुखिया तथा 14,089 पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। इधर रांची
जिले के बुंडू अनुमंडल के सभी प्रखंडों में 14 मई को पहले चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बुंडू के निर्वाची पदाधिकारी अजय कुमार साव ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। किया गया है, उसमें सामान्य है और प्रभावित नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों का भी चिन्हित कर लिया गया है। उसी हिसाब से वहां पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है, जो आपको मतदान के दिन वहां उपलब्ध मिलेंगे। प्रथम चरण का पंचायत चुनाव का 14 तारीख को पहला मतदान की प्रक्रिया की जाएगी, जो सुबह जो निर्धारित समय है 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। हम जो पूरे अनुमंडल क्षेत्र में कुल 648 बूथ हैं, सभी ब्लॉकों को मिला के सबों में मतदान। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की 11वीं कक्षा की परीक्षा में गणित का प्रश्न पत्र लीक करने वाले युवक को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह युवक बोकारो जिले के पाथोरिया का रहने वाला है। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने पत्रकारों को बताया कि युवक ने 9 मई को होने वाली उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र को एक दिन पहले 8 मई को ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लीक कर दिया था। रूरल एग्जामिनेशन के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की गई थी। उनके माध्यम से आयोजित 11वीं परीक्षा का मैथ्स पेपर जो है वो लीक हो गया है। तो उक्त शिकायत के आधार पर तुरंत साइबर थाना ने उस कांड को जो है अनुसंधान में किया है और अनुसंधान के क्रम में आज एक व्यक्ति डी विनय उर्फ जो मूल रूप से बोकारो के रहने वाले हैं, तो वो झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा आज झारखंड हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान अदालत ने उनसे प्रमोशन से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की। हाईकोर्ट ने डीजीपी से यह जानना चाहा कि साइटेशन का लाभ कैसे मिलता है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिन 12 मई को पूरी दुनिया में समाज के लिए नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य देखभाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। चक्रवाती तूफान असानी कमजोर पड़ गया है और कल रात मछलीपट्टनम तथा नरसापुरम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान के कारण झारखंड में बादलों का समूह बना हुआ है। इसके कारण 18 मई तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 मई तक बादल छाए रहेंगे। खूंटी व्यवहार न्यायालय की अलग अलग बेंच ने 2 मामलों में सजा सुनाई है। अड़की थाना क्षेत्र के एक संवेदक के मुंशी का अपहरण और फिरौती के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 5 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरा मामला खूंटी जिले के बुरहू थाना क्षेत्र में डायन प्रथा से जुड़ा है। डायन कहकर 70 साल की वृद्धा की सब्बल से मार मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ में पंचायत चुनाव के सफल संचालन के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मीडिया कर्मियों को चुनाव के समाचार संकलन के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने पहले चरण के चुनाव में प्रतिनियुक्त 800 पीठासीन पदाधिकारियों को संबोधित किया। उनकी अध्यक्षता में जेएलए कॉलेज में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा उपस्थित थे। साहेबगंज जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। किसी प्रकार की शिकायत, सहायता या जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं।
हजारीबाग के उपायुक्त ने पंचायत चुनाव से संबंधित प्रमुख कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को मतपत्रों को मिलाकर पोलिंग पार्टियों को सौंपने का निर्देश दिया। बोकारो के उपायुक्त ने पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गोमिया और पेटरवार प्रखंडों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने होसिर उच्च विद्यालय में बने क्लस्टर का निरीक्षण किया। लोहरदगा के हिंडाल्को कंपनी ने 101 श्रमिकों व अधिकारियों को दीर्घकालीन सेवा सम्मान से सम्मानित किया। धुमकुड़िया में समारोह का आयोजन कर कर्मियों को सम्मानित किया गया। रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में बढ़ाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हमारे जितने जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को उनके हित के लिए, उनके सोचने के लिए चुनती है और जनप्रतिनिधि को भी अभी नहीं पता है कि होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। और इन परिस्थितियों में एक निर्णय ले लेना और आज से कलेक्शन करवाना या शुरू कर देना, मैं समझता हूं कि जनता के साथ अन्याय है। देवघर के उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर देवघर, देवीपुर व मोहनपुर प्रखंड में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। देवघर जिले सारठ थाना क्षेत्र के कुरू मटाड़ गांव में हाई टेंशन बिजली के पोल पर संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव झूलता पाया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है। धनबाद जिले के बागमारा के पास टमाटर लदा एक पिकअप वैन पलट गई। वैन में दुर्घटनाग्रस्त होने से टमाटर सड़क पर बिखर गया और आसपास के लोगों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई। गुमला पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को खून लगा 50 किलोग्राम पत्थर के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धनबाद जिले के डिगवाडी की रहने वाली खुशी कुमारी का एनटीपीसी मिनी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। खुशी कुमारी 23 से 31 मई तक विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगी। नगरीय प्रशासन निदेशालय की एक टीम ने आज सरायकेला जिले के नोरोडी किफायती आवास परियोजना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से सीदो कान्हू स्टेडियम में स्वीप के तहत फैंसी क्रिकेट नाइट मैच का आयोजन जिला प्रशासन एकादश बनाम नागरिक एवं मीडिया एकादश टीम के बीच किया गया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने बगुननगर में एक महिला के साथ हुई लूट के मामले का 24 घंटे के भीतर उद्भेदन करते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खूंटी में आओ स्कूल चले कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से मुहिम चलाई जा रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कहीं 24% भी है, तो मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों स्कूल का अटेंडेंस कम हो रहा है। आज के डेट में हमारे यहाँ खूंटी जिले में करीब 85,000 बच्चे बच्चियां हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए। अगर हम अपने आंकड़े को निकाल के देखें तो ऐसा लगता है कि खूंटी जिले का जो बच्चों का जो मेल लिटरेसी है मात्र 64-65% के अप्रोक्सीमेटली है, जबकि फीमेल लिटरेसी 60% से भी कम है। तो हमें एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जिला में हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम होने की वजह क्या है? क्या हम बच्चों को अभी भी स्कूल भेज पा रहे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं? इसके लिए जिस तरीके से हम लोग इलेक्शन करते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया था, उसी तरह से आज आओ स्कूल चले दिलाओ स्कूल के हुआ चलाने की जरूरत है। खूंटी पुलिस ने तपकरा के जिलिंगबुरु जंगल से नक्सली सुखराम गुड़िया के 2 सहयोगियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। ब्राजील में चल रहे डेफलिम्पिक प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी है और उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने का अभियान जारी रखा है। गोल्ड पर कब्जा जमाया। गौरतलब है कि 2017 में हुए डेफलिम्पिक में दीक्षा ने सिल्वर मेडल को अपना बनाया था। गूगल ने भारत की भाषाओं को सम्मान देते हुए संस्कृत सहित 8 भारतीय भाषाओं को अपने गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा है।
संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, कोंकणी, असमी, मणिपुरी, मिजो और डोगरी। अभी तक इसमें कुल 133 भाषाओं का ट्रांसलेशन किया जा सकता था, लेकिन गूगल ने इसमें 24 भाषाएं और जोड़ दी हैं। जिन भाषाओं को जोड़ा गया है उनमें से कुछ भारत में बोली और लिखी जाने वाली भाषाएं भी शामिल हैं, जिसकी लिस्ट हमने 8 भाषाओं की बताई आपको। गूगल ने बताया है कि नई जोड़ी गई लैंग्वेजेस को ग्लोबली 30 करोड़ लोग, यानी पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें से मिजो लैंग्वेज ऐसी है जिसे करीब 8 लाख लोग बोलते हैं। रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए गूगल ने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसे बिना किसी गलती के सटीक अनुवाद इसका किया जा सके। सुंदर पिचाई की अगर माने तो अभी तक अंग्रेजी के फ्रेज को हिंदी में ट्रांसलेट करने पर उसका अर्थ बिगड़ जाता था, यानी कि सही अर्थ नहीं मिलता था, लेकिन मशीन लर्निंग की मदद से इसे दूर किया जा सकेगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बालकृष्ण हरि चापेकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बालकृष्ण और उनके 2 भाई चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 12 मई 1899 को देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बालकृष्ण ने अपने भाई दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर तथा महादेव रानाडे और साठे के साथ मिलकर 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी WC रेंड और उसके रक्षक सैनिक की हत्या कर दी थी। बालकृष्ण का जन्म 1873 में पुणे में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के जोशीले भाषणों से उनके दिल में राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ भावना का संचार हुआ। जब 1896-97 में भारत में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया। ब्रिटिश प्लेग आयुक्त WC रेंड ने प्लेग महामारी से बचाने के नियमों की आड़ में आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए और खूब आतंक फैलाया। रेंड ने संपत्तियों को अंधाधुंध ढंग से जलाने, निजता के उल्लंघन के आदेश दिए और महिलाओं पर अत्याचार किया। चापेकर बंधुओं ने पुणे को आतंक से मुक्त करने के लिए रेंड से बदला लेने की योजना बनाई। 22 जून 1897 को पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की जयंती मनाई गई। योजना के मुताबिक दामोदर हरि ने गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे पर प्रतीक्षा की और जैसे ही रेंड का वाहन नजर आया वो 10-15 कदम पीछे हट गए। जब वाहन पीले बंगले के करीब पहुंचा तो दामोदर ने दूरी बना ली और बालकृष्ण को संकेत देने के लिए आवाज लगाई। दामोदर हरि ने वाहन का पल्ला खोलकर ऊपर उठाया और रेंड पर गोली दाग दी। घायल रेंड ने 3 जुलाई 1897 को दम तोड़ दिया। बालकृष्ण ने रेंड के सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी गोली दागी, जो मौके पर ही ढेर हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।